हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम सॉल्व कर रहे थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया B.Ed 2022 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और भी सोशल स्टडीज़ के हमने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद वो भी आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 141। इसमें हमसे बोला गया है लैंग्वेज लर्निंग इज बेसिकली अ नेचुरल प्रोसेस। ऑप्शन बी है हैबिटेट फॉर्मेशन प्रोसेस, यूजुअल प्रोसेस या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, हैबिटेट फॉर्मेशन प्रोसेस। और ये इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि हैबिटेट प्रोसेस यानी कि जो आपका लगातार हैबिचुअल जो एक्शन होते हैं, जो आप हैबिट से लगातार सीखते हैं, फॉर्मेशन से आप सीखते हैं, इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है लैंग्वेज की, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है अब की बार। तो लैंग्वेज के जो इंपॉर्टेंस होते हैं दोस्तों, आपका आइडियाज़ आप शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कम्युनिकेशन में आप हेल्प करती है लैंग्वेज आपकी, यानी कि आप जो कम्युनिकेट करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, तो उसमें हेल्प करती है। साथ ही साथ आपकी नॉलेज गेन करने में भी आपकी लैंग्वेज काफ़ी हेल्प करती है। तो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 142 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। निम्नलिखित में से कौन सा भाषण का चित्र में प्रतिनिधित्व है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग या राइटिंग। यहाँ पर दोस्तों हमसे बोला गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, ग्राफिकल का मतलब होता है लिखना। तो लिखना सिर्फ एक ही चीज़ में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग। एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों, लिखने से संबंधित एक विकार होता है जिसको हम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो जो राइटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इज अ राइटिंग या लर्निंग राइटिंग डिसऑर्डर, या आप कह सकते हो राइटिंग लर्निंग डिसऑर्डर, जिसमें लिखने से संबंधित आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 143 में, द नेचुरल एबिलिटी टू लर्न अ लैंग्वेज इज नोन एज डैश एप्टीट्यूड, रीडिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड या राइटिंग या ओरल। तो सही ऑप्शन है दोस्तों आपका लैंग्वेज एप्टीट्यूड, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 144 में। रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन या 1-to-1 कम्युनिकेशन। तो जब भी आपसे रेडियो आए, टेलीविज़न आए या न्यूज़पेपर आए, तो ऑलरेडी आप जानते भी होंगे कि मास कम्युनिकेशन ये कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। और जैसे कि आप जानते भी होंगे दोस्तों कि मास मीडिया कोर्स आता है जिसको मास मीडिया के नाम से जानते हैं, तो उसमें एंकरिंग वगैरह या न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी टास्क होता है वो इसमें सिखाया जाता है। 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अंदर का बैरियर। बैरियर कहते हैं दोस्तों रुकावट को। तो कम्युनिकेशन में अंदर की जो रुकावट होती है वो क्या है, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, ये तो बाहर का है, एक्सटर्नल है, पॉल्यूशन का मतलब है आपका बाहर का, नॉइज भी आपकी बाहर की है क्योंकि आपके बाहर से आ रही है, प्रॉपर बैकग्राउंड टर्म्स ऑफ प्रीवियस लर्निंग या इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट। तो दोस्तों ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट। यानी कि आप सुनने में अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी बच्चे को या देखने में, तो ये उसके अंदर का यानी कि इंटरनल बैरियर है, एक्सटर्नल बैरियर ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 146 में अब चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी हस्तलेखन की विशेषता नहीं है, लेजिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, यूनिफॉर्मिटी या नो अटेंशन टू पंक्चुएशन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नो अटेंशन टू पंक्चुएशन, यानी कि हम पंक्चुएशन जो है, विराम चिन्ह जो है, उन पर अगर खास ध्यान नहीं देते हैं तो ये क्या है, राइटिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड राइटिंग में आपकी नहीं आता है। अगर आप देंगे तभी आपकी गुड जो आपकी राइटिंग है वो गुड हैंड कहलाएगी, यानी कि गुड हैंड राइटिंग कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147,
विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्किल ऑफ राइटिंग इज कंसर्न विद यूज ऑफ आर्टिकल, प्रिपोजिशन एंड वेरियस फॉर्म ऑफ टेंसेज देयर एग्रीमेंट। यानी कि आपके जो आर्टिकल है या प्रिपोजिशन है या अलग इसी तरीके से किस से ये रिलेटेड है। विच ऑफ द सब स्किल इज कंसर्न विद यूज ऑफ आर्टिकल, विजुअल परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामर या पर्पज। तो ऑलरेडी आपने पढ़ भी रखा होगा, आर्टिकल्स आप जानते हैं, प्रिपोजिशन आप जानते होंगे, तो ये क्या चीज़ होती है दोस्तों ऑलरेडी आपको पता भी है, ग्रामर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 148 में हमसे बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीडिंग इज डन वाइल स्टूडेंट गैदर फैक्ट्स ऑन। दोस्तों यहाँ पर ये PDF के अंदर थोड़ा सा एरर है, आप यानी कि कंप्लीट नहीं दिया हुआ, तो हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठन तब किया जाता है जब छात्र तथ्यों को इकट्ठा करते हैं या तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, यानी कि कोई फाइनल कंक्लूजन पर वो पहुँच जाते हैं। लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग या आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी है, इंटेंसिव रीडिंग वो कहलाती है। दोस्तों इंटेंसिव रीडिंग होती क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं। इंटेंसिव रीडिंग में इन्वॉल्व लर्नर रीडिंग इन डिटेल विथ स्पेसिफिक लर्निंग एम एंड टास्क। यानी कि क्लास के अंदर और स्पेशली जो इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो इन क्लास होती है, यानी कि क्लास के दौरान होती है, जिसमें आपका कोई स्पेसिफिक लर्निंग टास्क होता है, जो आप एक एम आप बना के जाते हैं, उसको आप अचीव करते हैं। एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट फॉर प्लेजर या डेवलप जनरल रीडिंग स्किल्स। यानी कि आप लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ो या लंबी लंबी बुक्स पढ़ो, लेकिन ये आप आउट ऑफ द क्लास पढ़ते हो, जैसे आप नॉवेल्स पढ़ते हो अपनी शौकिया के लिए, तो ये आउट ऑफ द क्लास आप पढ़ते हो, क्लास का ये पार्ट नहीं होता है। तो ये इसमें डिफरेंस था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 149, और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149। इसमें हमसे बोला गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग डैश स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज स्पीकिंग। अब यानी कि हमसे जो लैंग्वेज स्पीकिंग है उसकी स्किल्स पूछी गई है, कितनी स्किल्स होती है, तो उसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 स्किल्स होती है। और ये 4 स्किल्स कौन कौन सी होती है दोस्तों, LSRW। LSRW का मतलब होता है, L से होता है आपका लिसनिंग, S से होता है आपका स्पीकिंग, R से होता है आपका रीडिंग, और दोस्तों W से होता है आपका राइटिंग। तो ये 4 स्किल हैं जो आपकी लैंग्वेज में हेल्प करती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 150 में A good dash learn a language more effectively and efficiently, speaker, listener, viewer या writer। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑलरेडी आपको पता भी है, यानी कि लिसनर। बोलते हैं कि जब तक आप सही से सुनोगे नहीं तब तक आप सही से एफिशिएंटली या इफेक्टिवली आप लर्न नहीं करोगे, सीखोगे नहीं। तो गुड लर्नर जो होता है वही लैंग्वेज को ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा एफिशिएंटली सुन पाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 में चलेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजफुल टेक्निक टू गेट टू नो ईच अदर। यानी कि एक दूसरे को जानने के लिए सबसे उपयोगी जो तकनीक है वो कौन सी है, ग्रुप डिस्कशन है या डिबेट है या इंटरव्यू है या एक्सटेम्पोर स्पीच है। तो डिबेट में सिर्फ 1 या 2 लोग आपस में डिबेट करते हैं, इंटरव्यू में भी 4-5 के साथ आपका इंटरव्यू होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक्सटेम्पोर स्पीच में भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और अपने ख्यालात यानी कि अपने आइडियाज़ को आपस में शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है आपकी जो भी आपकी टेक्निक्स है या जो भी आप सीख रहे हैं उसमें क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है एक दूसरे को जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 152 में अब चलेंगे। द रिसेप्टिव स्किल इन लैंग्वेज आर। और दोस्तों ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें। अगर आप लिख रहे हैं कहीं पर तो इस क्वेश्चन को जरूर रीड करें। एक होती है रिसेप्टिव स्किल्स और एक होती है प्रोडक्टिव स्किल्स। तो यहाँ पर रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती है, स्पीकिंग राइटिंग या रीडिंग राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग या लिसनिंग एंड रीडिंग।
तो रिसेप्टिव का मतलब होता है रिसेप्टिव, यानी कि गेन करने वाली, जो ग्रहण करने वाली होती है। तो वो आपकी है, एक तो लिसनिंग है और एक है आपकी रीडिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक और होती है प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स को आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर लेंगे एडिशनल पॉइंट में। तो प्रोडक्टिव स्किल्स वो होती है जिससे कोई प्रोडक्ट निकल के आए। तो कौन कौन सी स्पीकिंग, एक तो आपकी है स्पीकिंग और दूसरी है दोस्तों आपकी राइटिंग। यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स है। इन्हीं से आप राइटिंग कोई करते हो तो वो आपका प्रोडक्ट है, आप वहाँ पे किसी को दिखा सकते हो। जैसे मैं अभी स्पीक कर रहा हूँ तो ये मेरी प्रोडक्टिव स्किल्स है। लेकिन अगर मैं सुन रहा हूँ या जैसे आप सुन रहे हैं तो ये आपकी रिसेप्टिव स्किल्स है। आप रीड कर रहे हैं तो ये भी आपकी रिसेप्टिव स्किल्स है। तो प्रोडक्टिव स्किल्स और रिसेप्टिव स्किल्स ये चारों दोनों स्किल्स आपसे पूछी जाती है, और चारों स्किल्स में जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है वो भी आपसे पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 153। और दोस्तों ये सीटेट 2015 का क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस में रिपीट हुआ है। तो ये सीटेट का 2015 वाला क्वेश्चन है। वन स्टूडेंट आर आस्क्ड टू रीड शॉर्ट टेक्स्ट एंड मेक पॉइंट ऑफ डिस्कशन, व्हाट स्किल्स ऑफ द लर्नर आर बीइंग एक्सिस। यानी कि जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर कोई पॉइंट्स बना रहे हैं डिस्कशन के लिए। तो वो किस टाइप की स्किल्स को अपने अंदर ला रहे हैं, स्टडी स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल या राइटिंग स्किल। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है आपका है स्पीकिंग स्किल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 154 में इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइज डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर मीनिंगफुल स्पीच, फ्लुएंसी, एप्रीहेंशन, वर्ड्स या इंटोनेशन। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन जो है आपका इंटोनेशन है, यानी कि आवाज़ का उतार चढ़ाव। आवाज़ का जब उतार चढ़ाव होता है किसी चीज़ के अंदर तो वो जो स्पीच होती है वो मीनिंगफुल स्पीच होती है। मीनिंगफुल स्पीच का मतलब जब आप क्लास में आप पढ़ते होंगे, आपने 11th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने टीचर्स को या अपने और जैसे प्रिंसिपल हैं उनको आपने पढ़ाते हुए या सुनते हुए कहीं पर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। उनकी जो टोन होता है, आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है, कभी लाउड होता है, कभी थोड़ा स्लो हो जाता है और कभी मध्यम हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी आवाज़ में क्या करते हैं, उतार चढ़ाव करते हैं, जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल्स है यानी कि सीखने की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। 155 द प्रोडक्टिव स्किल्स। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको कराया और यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो भी गया। द प्रोडक्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज आर। तो इस क्वेश्चन का आप अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो आप क्वेश्चन का आंसर सीधा लगा सकते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स थी। 156 कोलकनी इज अ लैंग्वेज ऑफ। कोलकनी कहाँ की लैंग्वेज है, केरला, कर्नाटका, गोवा या असम। तो दोस्तों कोलकनी जो लैंग्वेज है आपकी ये आपकी गोवा की है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब केरल की क्या लैंग्वेज है, केरल की लैंग्वेज होती है दोस्तों मलयालम। कर्नाटक की क्या लैंग्वेज है आपकी ऑलरेडी पता होगा, कन्नड़। असम की क्या है दोस्तों, असमीज। तो इसको आप ज़रूर नोट करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पेपर में यानी कि 2023 के पेपर में या आने वाले पेपर्स में बन सकता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपका बना, डोगरी इज़ अ लैंग्वेज ऑफ। डोगरी कहाँ की भाषा है, राज्य भाषा है, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा बी, जम्मू एंड कश्मीर की ये भाषा है। नागालैंड की क्या भाषा है, ये आपकी है नागामीज। और वेस्ट बंगाल की तो ऑलरेडी आपको पता होगा, बंगाली। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 158 में। 158 में बोला गया है द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि सबसे पुरानी भारतीय भाषा कौन सी है, संस्कृत है, तमिल है, हिंदी है या आपकी कन्नड़ है। तो इसका ऑलरेडी आपको आंसर पहले से ही मालूम होगा, संस्कृत लैंग्वेज जो है सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 159 द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश इज। मध्य प्रदेश की ऑफिशियल यानी कि राजभाषा क्या है आपकी, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है या बंगला है। तो मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है दोस्तों ये है आपकी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 159 के बाद इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 में द लैंग्वेज ऑफ अ डिस्कोर्स ऑफ गौतम बुद्ध वॉज, यानी कि गौतम बुद्ध के प्रवचनों की क्या भाषा
थी? पाली थी या संस्कृत थी या भोजपुरी थी या आपकी महादी थी? तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध जो थे अपने जो प्रवचन दिया करते थे वो पाली लैंग्वेज में दिया करते थे, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाली। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चन जो हमने लैंग्वेज के सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हों तो वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।